अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन ज़िया। नाज़रीन, इस वक्त अगर बात की जाए सह अफ्रीकी माहिदे की, जिसके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया में बातचीत हो रही है, इसने पूरी दुनिया को एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर दे दिया है। ना सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए बल्कि मैं दुनिया भर की बात इसलिए करूंगा कि इस वक्त इसमें मालिक जो हैं उसमें ख़ास तौर पर टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब, इनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है और बहुत इंपॉर्टेंस है। वो इंडिया से लेकर अमेरिका तक, यानी बिल्कुल अब अगर आप आने वाले दिनों में देखेंगे तो डिफेंस की तमाम जो तरीक़ाकार हैं, डिफेंस की जितनी भी आप समझें कि इसके ऊपर जो बातचीत होती है, स्ट्रेटजीज बनती हैं, ओपिनियन मेकिंग होती है, इसके हवाले से जो भी हिकमत अमली तैयार की जाती है, अब उसमें पैराडाइम आपको शिफ्ट नज़र आएगा। अगर इसमें मजीद और ममालिक आ जाते हैं तो डेफिनेटली मुस्लिम उम्मा का एक जो ब्लॉक जिसके बारे में सोचा जा रहा था और कहा जा रहा था, अगर जाके OIC भी मौजूद थी लेकिन उस तरह का ब्लॉक मौजूद नहीं था, उसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा आर्किटेक्चर आ गया है कि अब अगर चीन ने भी पाकिस्तान के साथ डील करना है तो डिफरेंट एक पैराए में डील होगा, अगर रशिया ने करना है तो वो भी एक डिफरेंट पैराए में होगा, और अगर अमेरिका ने करना है तो वो भी एक डिफरेंट पैराए में होगा। इस आर्किटेक्चर की मौजूदगी के अंदर डेफिनेटली अगर आप बात करें इंडिया की, तो वो भी पाकिस्तान पर हमला करते हुए 10 दफ़ा सोचेगा कि उसको बहुत सारी चीज़ों को डील करना पड़ेगा। इसका एक आप समझें कि सफारती भी इम्पैक्ट होगा और इसके अलावा इसका एक नफसियाती इम्पैक्ट भी है। डिफेंस तो है ही। इसराइल की बात करें जहां तक इसका ताल्लुक है, तो इसराइल ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये बहुत खतरनाक जो है पैक्ट है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, मैंने कल भी ये बात की थी, एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू कर दी गई कि जनाब ये ईरान के खिलाफ शायद को बन रहा है। एक हल्का इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा वजाहत पाकिस्तान की तरफ से आ चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये देखा कि ईरानियन और पाकिस्तानी जो वजारत खारजा भी है और इसके अलावा जो लीडरशिप के लेवल के ऊपर इस माहदे के ऊपर डिस्कशन हो रही है। ईरान ने भी इसको कोई ख़तरनाक माहदा करार नहीं दिया और ना ही मेरा ख्याल है कि अब वो लोग जो इसको ईरान के खिलाफ खतरनाक माहदा करार दे रहे हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए। बहरहाल ये जो माहदा है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, चूँकि ये एक मैं समझता हूँ कि मल्टीफेरियस किस्म का इम्पैक्ट है, उसको आप एक प्रोग्राम में या कुछ प्रोग्रामों में कंसाइज नहीं कर सकते। इसके ऊपर डेफिनेटली बहुत सारे इसके पहलू हैं जिसके ऊपर बात होगी। आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे कि ईरान और पाकिस्तान के राब्तों के बाद अब ये जो पैक्ट है इसका एंगल क्या है। ये डिफेंसिव पैक्ट है कि डिफेंस अपना करना है, और अगर कहीं आगे बढ़कर अपने बूट्स कहीं उतारने हैं, कहीं स्टेप फॉरवर्ड करना है या अग्रेसिव होना है, जब आप सूरत हाल देखते हैं तो फिर इसका सिक्योरिटी जो पैराडाइम शिफ्ट हमें नजर आ रहा है वो क्या होगा। इसके अलावा $10 अरब अमेरिका से पाकिस्तान ने मांगे थे। ये खबरें आई कि पाकिस्तान की क़यादत ने अमेरिका से ये मांगे थे। डेफिनेटली रीजन के अंदर एक चूँकि पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अमेरिका जो है शायद इस रीजन से जा रहा है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम कर रहा है और आगे से वो इसको शेयर कर रहा है। ये जो सह अफ्रीकी इस वक्त मुआहिदा हुआ है उस आर्किटेक्चर को वो जो है इसको शिफ्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें तो $10 बिलियन जो मांगे थे उसमें अमेरिका अब सरद मोदी का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तानियों के लिए भी सवाल है, पाकिस्तान की क़यादत के लिए भी ये सवाल है कि अमेरिका की हमने बहुत खिदमत की, वो अफगान वार हो या कोई और वार हो या वार ऑन टेरर हो, हमने बड़ी खिदमत की, लेकिन हमें मिला क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है। अमेरिका अगर आपको हाथ करता है तो बहुत सारी जगहों पर आप क्यों नहीं अमेरिका को हाथ करते। असद भट्ट साहब सीनियर तजियाकार कानूनदान इस वक्त मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप एंकर भी हैं। हमारा एक बड़ा प्रोमिनेंट सा एक प्रोग्राम है, मारूफ प्रोग्राम है लॉ का, वो भी करते हैं। वहीद अशरफ साहब मौजूद है, सीनियर तजियाकार हैं, और इनके दरमियान में ख्वाजा अयूब नसीम साहब मौजूद हैं, ये भी सीनियर तजियाकार हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले असद भट्ट साहब, ये जो पैक्ट है, वैसे तो आप कानून की बातें करते हैं, ज़रा कानूनी और लीगली बैनुल-अक़वामी हवाले से भी ज़रा बता दें कि इस पैक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, 3 जो है बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनके दरमियान हुआ है। इसके अंदर जाहिर है उसके अंदर जो एक विन विन सिचुएशन आ रही है, पाकिस्तान की इंक्लिनेशन रही है। पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा रोल भी प्ले किया है। आपको पता है कि उसके अंदर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद में हुआ, लेकिन जो अभी इसके अंदर प्रॉब्लम देखने में आएगी वो जाहिर है जो हमारा हरीफ रहा है, हमारा दुश्मन रहा है इंडिया, उसको ज़्यादा ये प्रॉब्लम रही है, क्योंकि सऊदीया की उनके साथ जो है वो दूसरे मामलात के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है उसके इंट्रैक्शन भी है, उनके कुछ पैक्ट्स भी हैं, उसकी डिटेल में जाए बगैर ये एक तो उनको प्रॉब्लमेटिक हुआ। दूसरा ये है कि जो अभी सऊदीया है उनको भी
ये लगा कि पाकिस्तान की एक पोजीशन बेहतर हुई है। पिछले दौर के अंदर पाकिस्तान ने अपना जो एक मिलिट्री जेस्चर है और एक अपना जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाया, और वो जाहिर है जब आप इस तरह के मुआहदे में आएंगे तो उसका बेनिफिट जो है वो सऊदीया को भी जाएगा, उसका बेनिफिट जो है वो तुर्किया को भी जाएगा, पाकिस्तान को भी आएगा, लेकिन बैलेंस भी इससे होगा। मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी बात यह है कि ईरान भी, जाहिर है पाकिस्तान ने वजाहत भी कर दी है, लेकिन ईरान जाहिर है इसके अंदर अभी आपको पता है कोई ड्रोन स्ट्राइक की भी शिकायत थी सऊदीया के ऊपर, फिर दुबई के ऊपर भी दूसरे ममालिक भी अप्रोच कर रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन क्योंकि जाहिर है पिछले कुछ दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतर रही, और ये अच्छी है। इंटरनेशनल जब चीज़ें बदलती हैं तो उसके अंदर कोई भी हतमी तौर पे तो सुपर पावर नहीं रहता ना, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। पहले यूएसएसआर का ज़माना था, फिर अमेरिका का आ गया, अब ईरान ने एक नई जो है वो अपनी एक तरह शो किया, अपनी स्ट्रेंथ शो किया जिसको बड़ा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था। उसके अंदर पाकिस्तान, आपको याद होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का जो एक मार्का हुआ उसके अंदर पाकिस्तान ने 4 जहाज़ गालबन इंडिया के गिराए, और वो भी बड़े महंगे जहाज़ थे। उसके अंदर उनको लगता था कि जनाब ये अनडिफीटेबल है। तो कहने की जो मकसदियत है वो यही है कि पाकिस्तान ने अपना बेहतर किया है और ये एक बैलेंस भी क्रिएट करेगा। लेकिन नहीं चाहते कि इसके अंदर एक बैलेंस भी आएगा जिसके अंदर ईरान को भी मैं समझता हूँ कि फ़ायदा रहेगा, और एक उनको एक चीज़ का जो है वो इनडायरेक्टली उनको जो है वो बेनिफिट होने जा रहा है। अच्छा अयूब नसीम साहब, बात यह है कि बहुत सारे लोग अब ये बात भी करते हैं कि अमेरिका जो है दुनिया के अंदर एज ए सुपर ताकत जो है अब डिमिनिश होना शुरू हो चुका है, या उसका एक प्रोसेस शुरू हो गया। अगरचे कि बहुत मिलिट्री माइट है, बहुत बड़ा एक मुल्क है, एक सुपर पावर आज भी वो है, तो ये जो आर्किटेक्चर है इसकी मिडल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त मौजूदगी है, और मिडल ईस्ट के मेन कंट्रीज इसमें अब सऊदी अरब जो मेन कंट्री है वो आ गया है, और फिर टर्की आ गया साथ उसके, तो क्या हम ये समझें कि ये जो आर्किटेक्चर है इसमें डेफिनेटली और ममालिक भी शामिल होंगे, और फिर इसके जो ममालिक हैं ख़ास तौर पर उनके ताल्लुकात चीन से भी अच्छे हैं, रूस से भी अच्छे हैं, तो क्या अमेरिका इस आर्किटेक्चर के बाद आप ये समझें कि उसका जो विड्रॉल का प्रोसेस है, या उसकी आप समझें कि तनज़ली का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया? देखिए, गुजारिश ये है, मैं समझता हूँ कि इसमें अमेरिका का तो फेलियर नहीं है, हम अमेरिका का नाम यूज़ करते हैं, इसमें ट्रम्प का नाम यूज़ करना चाहिए। ये ट्रम्प का फेलियर है। देखिए, जब भी किसी कंट्री का हेड जो है वो कोई गलती करता है तो वो आती तो उस मुल्क के ऊपर ही है, बुराई या अच्छाई, अच्छा काम करेगा तो अच्छाई या बुरा काम करेगा तो बुराई। तो इसमें ट्रम्प का ज़ाती जो सोच है उसकी टोटल में नफ़ी करता हूँ, और उसका फेलियर है कि जो इक़दाम उसने उठाए या इसराइल का उसने साथ बनाया, अपने साथ जॉइंट वेंचर में आया और ईरान के साथ, और उसने इससे माजी में भी जो ईरान और लीबिया शीबे जो कंट्रीज़ है उस पर अटैक करते रहे, तो उनके जो प्रेसिडेंट आते रहे ये उनका फेलियर है। और ट्रम्प साहब का टेन्योर जो है, मैं समझता हूँ इसमें इन्होंने इतने गलत फैसले किए हैं जो अमेरिका की साख को बहुत मजरू कर गए हैं, और इस खित्ते में जितना ये सुपर पावर काउंट किया जाता था, आज की पोजीशन उसके बरक्स है। आज ईरान का मैं समझता हूँ सफारती तौर पे और जंग के लिहाज से जो उसकी फतह है उसकी वजह से अमेरिका का फेलियर अब आम हो गया है, हर जुबान पे आ गया है, जुबान ज़द आम हो गया है। अदरवाइज अमेरिका, देखिए, जो जितनी बड़ी वो सुपर पावर है ना, उसको एक दो कंट्रीज मिल के भी उसके साथ जंग करें तो मेरा ख्याल है ये वो मुल्क है जो पूरी दुनिया को असला देता है, जहाज देता है, तमाम वो चीज़ें मुहैया करता है जिससे लड़ाई में शिद्दत पैदा होती है और लड़ाई जीती जाती है। तो मैं उसको, अमेरिका को उसका फेलियर का नहीं मैं मानता, मैं ट्रम्प का फेलियर कहता हूँ। और जो पाकिस्तान ने जो मुआहदा किया है इसके असरात बहुत पॉजिटिव होंगे आने वाले दिनों में, चूँकि अभी मिस्र तो बहुत ज़्यादा मैसेज भेज रहा है इसमें आने के लिए, और मैं समझता हूँ कि इस खत्ते में जितने मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, जाहिर है उन्होंने अपनी आवाम की प्रोटेक्शन करनी है और अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो ये जो जितना जॉइंट वेंचर बढ़ता जाएगा, ये हुजम जो है इस ग्रुप का बढ़ता जाएगा, अमेरिका को क्या, अमेरिका तो दूर की बात है, और भी जितने भी कोई सुपर पावर कंट्रीज ऐसी होंगी वो इस ग्रुप से बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहेंगे और इन ममालिक से लड़ाई के लिए सोचेंगे भी नहीं जिनका इत्तेहाद हुआ होगा। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त इस रीजन के अंदर जो मिडल ईस्ट है, ट्रम्प का फेलियर कह लें या उनकी पॉलिसीज़ कह लें, जो जैसे कि अयूब नसीम साहब ने भी कहा, अब इसमें नज़र आ रहा है कि एक तो ईरान खड़ा हो गया सामने,
और दूसरा ये आर्किटेक्चर बन गया, 3 ममालिक इकट्ठे हो गए, ईरान भी, और अंदर से जारी बात है ये भी एक खदशा है कि ईरान की जो सपोर्ट है या ये मिले हुए हैं आपस में, ये भी एक सिचुएशन है। तो यहाँ कभी अमेरिकन से सारा उनके पास कंट्रोल था, लेकिन इस जंग को छेड़कर अगर आप देखें तो एक आर्किटेक्चर इतना बड़ा जो मुसलमान सोच नहीं पा रहे थे, गुज़िश्ता कई दहाइयों पर इसके ऊपर बात हो रही थी कि जनाब कोई मुसलमानों का डिफेंस अपना कोई पैक्ट होना चाहिए। हम देखते हैं ना, सिर्फ वो खड़ा हो गया, साथ ईरान भी आपके साथ खड़ा है। तो अगर ये साथ मजीद ताउन हो जाता है, 2-4 ममालिक आ जाते हैं, तो अमेरिका की इस पॉलिसी को किस तरह देखते हैं? बड़ी खूबसूरत बात की आपने, और मैं पार्शली एग्री भी करता हूँ ख्वाजा साहब की बात से भी, भट्ट साहब की बात से भी, लेकिन थोड़ा सा इख्तलाफ इस हद तक कि ये पिक्चर जिस जगह पे बनी है उस फ्रेम के अंदर रह के इसको पहले देखना है। बताएं। ये है इस खित्ते के अंदर, जो आपने फरमाया अभी कि मिडल ईस्ट के अंदर जिस खित्ते में तवाजुन खराब होता है, वहां जो वाज़ेह अक्सरियत वाले लोग होते हैं वो जारियत करते हैं, जिस तरह वेनेजुएला में अमेरिका ने जो चाहा मनमानी कर ली और कर ली। यहाँ अमेरिका शायद उस तरह मनमानी नहीं कर पाया और आइंदा नहीं कर पाएगा। ये तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया, इस खित्ते में जंग आई और मुसलमानों को, जो आपकी बात को मैं थोड़ा बढ़ा लूँ, अभी आपने फरमाया कि मुसलमान ममालिक का जो ब्लॉक कभी इनका ख्वाब होता था वो बनना शुरू हो गया। ये बिल्कुल बजा बात है आपके। आप इसको सिर्फ 3 ममालिक का अलायंस ना देखें। कुवैत के साथ पाकिस्तान की रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई थी वो बढ़ के अब दिफाई मुआहदे में बदल चुकी है। दिस इज द रिसेंट डेवलपमेंट। नाउ यू कैन कंसीडर इट कि कुवैत अब नेक्स्ट फेज में इसी पैक्ट का पार्ट होगा। पाकिस्तान की हद तक वो दिफाई मुआहदे में आ चुका है। जहां तक मैं देख रहा हूँ, यूएई के अलावा, फिलहाल यूएई के अलावा बाकी सारे ममालिक इस पैक्ट में आएंगे और ये बहुत जल्दी आएंगे। अच्छा, इसमें फिर एक बात बताएं, थोड़ा सा मैं ऐड करें इसका। तो फिर ये मतलब इसके 2 पहलू हैं। एक तो यह है कि मुस्लिम उम्मा का को ब्लॉक, दूसरा यह है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका चाह रहा था उसने इनको इकट्ठा करके या उसके इशारे पर ये बन रहा है। और डेफिनेटली अगर उसमें कुवैत भी आ जाता तो ये तमाम ममालिक है जिसकी हिफाजत पहले अमेरिका खुद कर रहा था ना, या उसकी अलाइज कर रहे थे। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बात है, क्या अमेरिका छोड़ने को तैयार है, इस रीजन से निकलने को तैयार है? क्योंकि हिफाजत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब तो एक पूरा आर्किटेक्चर तमीर आपके सामने, इनके सामने आ गया। इसको किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूं कि ये अमेरिका की बजाय इजराइल के खिलाफ डायरेक्ट ये एक पैक्ट बना है, क्योंकि इस खित्ते में जो आपके सर पे बैठा हुआ है वो इजराइल है। इस खित्ते में जो हीरोशिप या फ्लैगशिप चाहता था वो चाहता था इजराइल, नॉट अमेरिका डायरेक्ट। वो ईरान को हटाना चाहता था। ये वॉर बेसिकली इजराइल और ईरान की थी। अमेरिका एक फेज या उसके लीडर के तौर पे, उसके बाप के तौर पे, उसके एलाई के तौर पे साथ लेकिन इजराइल ने कोई परेशानी शो नहीं की। उनके कुछ साबका लोगों ने तो बात की है, लेकिन एज ए गवर्नमेंट जो है इजराइल ने कोई ऐसी बात नहीं की इसके ऊपर। सियासत इसी का तो नाम है। आपने हर बात सामने वाज़ेह तो नहीं करनी होती। मकासद कुछ और होते हैं कवाकब कुछ नजर आते हैं कुछ। ये वो वाला मामला है। और ये अलायंस सबसे बड़ा इस खित्ते को बैलेंस करेगा। इजराइल जो एक तरफा हुकूमत चाहता था यहाँ ईरान को खत्म करने के बाद, और अगला खतरा था उसके बाद सऊदी को और बाकियों को। सऊदी ने अपने आप को मजबूत किया। सऊदी ने मजबूत करने के लिए अपने 2 अलाई साथ मिलाए। बड़ा वाज़ेह पैगाम था। सबसे खुशाइंद बात क्या है, हम 4 लोग इस वक्त इस स्टूडियो में बैठे इस बात पे एग्री हैं कि खुदा न खास्ता को ईरान के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान में कुछ ना समझो को अजीब सा उबाल उठा हुआ है और 4 दिन अजीब से तमाशा बनाई रखा कि ईरान के खिलाफ, हम 4 लोग एटलीस्ट, अब मेरे चौथे नंबर पे बारी यही बात करने की, तो मुझे खुशी इस बात की एटलीस्ट हम उस कैलिबर पे सोच रहे हैं कि कोई ईरान के खिलाफ इत्तेहाद नहीं है, ये मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद ही है। जिसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने और ट्रंप ने अपने बयानात में वाज़ेह किया है। इस मुआहदे के अंदर अगर ये मुसलमानों के लिए है या, तो फिर गजा का जिक्र क्यों नहीं है? गाजा का जिक्र क्यों नहीं है? गाजा आपने जब से ईरान जंग का ये छिड़ी हुई है, जितने 3 महीने से, जो जिसमें हम लातादाद प्रोग्राम भी कर चुके हैं अब तक, आप ये देखिए कि गाजा का इशू वैसे ही इस वक्त हाईलाइटेड नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है कि किस पे बात ज्यादा हो रही, किस पे बात नहीं हो रही। एजेंडा इस वक्त डिफरेंट है। फ्यूचर में बात आएगी। और गाजा को अभी शायद छेड़ना, शायद डायरेक्ट इजराइल को पैगाम देना, इस तरह डायरेक्ट पैगाम दिए नहीं जाते। ठीक हो गया, वही से आपका पॉइंट आ गया। बट साहब, जरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें एक पहलू और भी, आपको पता है बोर्ड ऑफ पीस वाली बात, उसके अंदर अमेरिका की बड़ी ख्वाहिश थी कि सऊदी अरब शामिल हो, और वहाँ उस वक्त ये बातें भी की गई कि अगर सऊदी अरब शामिल हो जाए तो फिर बहुत सारे ममालिक, खास तौर पर पाकिस्तान का रास्ता भी निकल आएगा उसमें शामिल होने का। पाकिस्तान ने अभी तक उस बोर्ड ऑफ पीस को साइन नहीं किया, लेकिन बहरहाल वहाँ पर मीटिंग्स भी हुई, सारा कुछ हुआ। अब अगर सऊदी अरब और टर्की, तो पहले ही आपको पता है कि उनके आपको सफारती ताल्लुकात भी हैं इजराइल के साथ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बने और फिर उसके बाद ये सारे के सारे बोर्ड ऑफ पीस में अमेरिका के साथ जाके मिल जाए? देखिए, हर मुल्क जो है ना वो अल्टीमेटली अपने एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी देखता है। अभी ये नई साख जो है उसके ऊपर ट्रस्ट आ रहे हैं। जाहिर है ईरान ने एक नया एक तरीकाकार बताया है, उसके अंदर थोड़ी बहुत
या आप अगर बड़ी भी कह सकते हैं, तब्दीली आई है, लेकिन उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता भी मोमेंटम पकड़ेगी चीज़। और जितने भी ममालिक हैं, वो अगर तुर्किया की बात की जाए तो अगर वो इसराइल के साथ पहले एक अंडरस्टैंडिंग में है, तो अभी उसको वो पूरा नलीफाई नहीं करना चाहते। वो देखेंगे कि आगे कहाँ बेहतर होता है, ईरान कितना टफ टाइम मजीद दे पाता है, अमेरिका अपने जो हेजेमोनिक डिज़ाइन है उनको असर्ट करने के लिए या उसको दबाव में लाने के लिए कितना ज़्यादा जो है वो उसके अंदर कामयाब होता है। तो अभी थोड़ा सा जाहिर है, और सियासत भी है, फिर अपने अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी है। बहरहाल एक मामला डिस्टर्ब ज़रूर हुआ है कि जिसके अंदर अमेरिका या इसराइल की जो एक सोली थी कि जनाब इन्हीं कल को गजा पीस की तरफ ये सारे ममालिक जा सकते हैं कि जाके सारे सिग्नेटरी बन जाए। देखिए, डिपेंड करता है। अगर आप जो ना चाहते हुए जिनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ईरान को आपको अप्रिशिएट करना पड़ता है कि उसने ये दागवेल डाली है। उसने बताया कि ये चीज़ें डिस्टर्ब भी हो सकती हैं। इसराइल जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अनडिफीटेबल है, या अमेरिका की कोई पॉलिसी ये नहीं है जिसे आप डिबेट नहीं कर सकते, जिसे आप आगे कर नहीं सकते। मैंने ये प्रीव्यू में था ही नहीं उनके, आपके जो हार्मोन्स का है मामला, दूसरी चीज़ें वो प्रीव्यू में दी थी। तो ये चीज़ें साबित कर रही हैं कि अभी जो सऊदीया है, यूएई है, तुर्किया है, दूसरे ममालिक हैं, वो सारे थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या कहाँ पे मोमेंटम पकड़ता है। और सवाल ठीक है, अगर ये मोमेंटम पकड़ गया तो उसके अंदर जाहिर है जितने आप पावरफुल होंगे, वो नहीं चाहता कि गाजा की बात हो। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा अयूब साहब, यही पॉइंट मैं आपकी तरफ भी थ्रो करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है। इससे पहले इसराइल जो है उसके पास आपको पता है टेक्नोलॉजी थी, फिर अमेरिका भी साथ है और ब्रिटेन भी साथ है। इस रीजन में उसकी अपनी एक ताकत नजर आ रही थी। ईरान के साथ मुठभेड़ हुई, अमेरिका की भी होगी, एक तो वो एक्सपोज हुआ, इसराइल के भी इसको मार पड़ सकती है, जैसे भट्ट साहब ने बात की। लेकिन उसके साथ साथ अब उसके सामने इस एरिया के अंदर एक ऐसा डिफेंस पैक्ट आ गया है कि तीनों ममालिक जिनके पास जदीद तरीन जो है टेक्नोलॉजी है, जिनके पास पैसा भी है इस वक्त, और जिनके पास एक भरपूर जो पाकिस्तान की शक्ल में एक ट्रेंड फोर्स और फौज भी मौजूद है। तो अब तो ये बहुत मजबूत हो गया। जो इसराइल मैं कहता हूँ जी, वो जो बेचता था उससे कहीं ज़्यादा एक बहुत बड़ी ताकत सामने आके खड़ी हो गई है। इसे किस तरह देखते हैं? ये इसराइल के लिए फ्यूचर में ख़तरा होगी? गुजारिश ये है कि अभी हम सब बात कर रहे थे गजा की। ट्रंप साहब ने कल जो ट्वीट किया है, और रात तो मैं उनका देखता रहूं बयान जो है, वो ये था कि उन्होंने कहा है कि जी इसराइल को गजा से वापस जाना पड़ेगा, और अगर नहीं जाएगा तो मैं उसको जवाब दूंगा। तो इसराइल ने तो इनकार कर दिया, वो कहते हम नहीं जा रहे। उसने कहा जी मैं जिम्मेदार हूं, जवाब मैं दूंगा। दूसरी बात ये है कि ये जो इत्तेहाद बन रहा है ना, और ये मुझे नजर आ रहा है अब इसमें और भी ममालिक शामिल हो जाएंगे, इसमें सवालिया निशान जरूर है। जो पसे मेरा ख्याल है एक नहीं कई सवालिया निशान। एक जो मेजर सवालिया निशान है जिसको हम हिडन के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो इब्राहिम अकॉर्ड वाला है। देखना ये पड़ेगा कि क्या इन कंट्रीज में कौन कौन ममालिक शामिल होते हैं जो हाँ कर चुके हैं। पाकिस्तान ने तो सफारती तौर पे पहले बिल्कुल क्लियर कट इनकार कर दिया है कि हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब देखना ये पड़ेगा जो जो कंट्रीज इसमें हिस्सा डालेंगे या अपने आप को ज्वाइन करेंगे, उनमें मेजॉरिटी कौन से कंट्रीज की है जो इसके साथ है, ये नफी है करते हैं। तो लिहाजा अभी कुछ बातें कबल वक्त है, ये जो वक्त ढलता जाएगा इसकी पिक्चर क्लियर होती जाएगी, लेकिन पाकिस्तान को हर लिहाज से इससे फायदा है। दूसरा मैंने जो सवाल आपसे किया है कि इस वक्त इजराइल के सामने पहले तो ईरान का आना ही पॉसिबल नजर नहीं आ रहा था, आ गया, सब कुछ हो गया। अब एक पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक 3 बड़े ममालिक आप सामने आ गए और एक बहुत बड़ा ब्लॉक खड़ा हो गया है। तो इजराइल की वो जो टेक्नोलॉजी, जो सुपरमेसी या बदमाशी रीजन में, आप नहीं समझते कम हुई है इससे? गुजारिश ये है इसराइल को बहुत ज़्यादा बैकफुट पे जाना पड़ेगा। जो उसकी बदमाशी और जो उसकी धौंस और उसकी जो जोर ज़बरदस्ती थी ना, वो बैकफुट पे जाएगी। देखिए इस वक्त इसराइल अगर इस खत्ते में खौफजदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है कि जिससे वो खौफजदा है, और इसमें टर्की का शामिल होना ये मजीद नहले पे दहले वाली बात है, 1 और 1 11 वाली बात है। चूंकि जो टेक्नोलॉजी ड्रोन, देखिए इसराइल के पास सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी वो ड्रोन पे बहुत ज्यादा रिलाय करता था, ठीक है। टर्की के पास अब नंबर जो है वो 5वें नंबर पे है, वो पहले दूसरे नंबर पे आ गया है। तो अब ईरान ने अटैक करके और डिफेंस करके ये बता दिया है कि वो भी एक किस्म की, अगर वो एटॉमिक पावर कंट्री नहीं है तो सुपरमेसी वाली बात उसमें है।
उसकी आवाम ने करोड़ों की तादाद में बाहर निकल के जनाजे में भी बता दिया कि हमें किसी बम का या किसी गोली का खतरा नहीं है। तो जिन कंट्रीज में आवाम इस तरह मुत्तहिद हो और अपनी हुकूमत और अपने सरबराह के नीचे इतनी मोहब्बत से चलती हो, मैं दावे से कहता हूं उन कंट्रीज को शिकस्त नहीं दी जा सकती, वो हमेशा ही भाई दशरथ साहब ये पॉइंट आ गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टैटू है या डिफेंस का जो मॉडल एक नया सामने आया है, इंडिया के उसके ऊपर जो है इम्पैक्ट या असरात वो क्या होंगे? देखिए, इंडिया पे तो इसके इम्पैक्ट अच्छे खासे आएंगे। सऊदी अरब का और इंडिया का ट्रेड रेट, वहाँ इंडिया के जो लोग ओवरसीज इंडियन वहाँ जॉब कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में खसूसी तौर पे और ओवरऑल गल्फ में, और उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का जो क्लैश है, इस सिनेरियो सारे को देखें आप। लास्ट वॉर में हमें सऊदी अरब और टर्की से इमदाद भी मिली थी, इंडिया का और पाकिस्तान की जो रिसेंट एक झड़प हुई है, और अब तो ओपन, अब तो ये मतलब डिक्लेयर्ड एक पैक्ट हो गया ना। तो इंडिया को तो अब सोच समझ के, वैसे ही वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई के किसी रिसेंट वेरी नियर फ्यूचर में कोई पंगा लेने की पोजीशन में नहीं रह गया था लास्ट एक्सपीरियंस के बाद, और अब तो मजीद वो सोचेगा। और इंडिया डेफिनेटली ये इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी और सफारती लेवल पे और इत्तेहादी लेवल पे ये बहुत बड़ी जीत है। अगर हम इसे नेटो के साथ नहीं भी मिसाल दे सकते ना, तो ओआईसी से कुछ बेहतर और डिफेंस वाली साइड पे आप इस पैक्ट की अहमियत को बिल्कुल तस्लीम कर सकते हैं, और ये वही उसी लेवल का एक पैक्ट है। और डेफिनेटली ये इंडिया के खिलाफ कश्मीर सबसे बड़ा इशू है ना हमारा इंडिया के साथ, इसके ऊपर यानी इसकी रेजोल्यूशन की तरफ या अभी जो भी सूरत हाल है इस पर इसके असरात क्या देखते हैं, कुछ होंगे? देखिए, कश्मीर का अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकलना है, इस हद तक तो हम कह सकते हैं कि इंडिया किसी जारियत के जरिए अगर कुछ करने का सोच भी रहा था तो उससे पीछे हट जाएगा। बाकी अभी थोड़ी बट साहब आप इस पर क्या कहते हैं? जी देखिए, अभी आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा वेट एंड सी वाली पॉलिसी है, कुछ चेंज तो आई है। 43 अरब डॉलर की तजारत है सऊदीया और इंडिया की, तो एकदम से वो बंद नहीं होगी, लेकिन ये सऊदीया को, तुर्किया को या दूसरी जो कंट्रीज है उनको पता चल गया है कि तिजारत से हटके आपको डिफेंस की तरफ ज्यादा सोचना है अभी, क्योंकि आपका डिफेंस नहीं है, आपका धर्म करके गिर गया सारा। यूए के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट निकाल ली, उन्होंने कहा जी आपकी सिक्योरिटी नहीं है। तो अब ये ममालिक को ये पता चला है कि तिजारत भी अगर होनी है तो पहले आपका डिफेंस तगड़ा होगा तो फिर आपकी बात चलनी है। तो इस सूरत के अंदर जाहिर है पाकिस्तान जो है वो अपना केस ऑलरेडी लड़ रहा है कश्मीर के ऊपर। तो सही बात की है भट्टी साहब ने कि भी जारियत नहीं आएगी ना इसराइल की तरफ से ना भी जो है वो इंडिया की तरफ से, लेकिन जाहिर है वो वेट करेंगे, उसके अंदर वो एकदम से नहीं होगा, टाइम लगेगा। कश्मीर देखें, पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, चीज़ें लेके आनी चाहिए बेहतरी की तरफ, ट्रिकल डाउन होना चाहिए। आप देखिए हाल ही अगर आप उसके अंदर एम्पायर हैं और आपके अंदर गुर्बत है, ममालिक के अंदर मसाइल नहीं हो रहे और फॉरेन करेंसी का आपका मसला है, दूसरे मसाइल हैं, तो आपको एक रिक्वेस्ट आपने अमेरिका से किया जो आपका अगला टॉपिक भी है, वो नहीं आपकी पूरी हो रही, तो उस तरफ भी हमें देखना चाहिए कि हम इस प्रेशर को यूटिलाइज करें। ख्वाजा साहब चले अमेरिका की तरफ हम बाद में देखेंगे, इस पैक्ट से पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि अभी तक हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की हालत है, चंद दिन पहले कुछ दिन पहले वज़ीर दाखिला ने कहा जी पाकिस्तान का पूरा निज़ाम तबाह हो चुका है, अब ये चल नहीं सकता, इसको बदलना होगा। तो उसकी एक बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ रीज़न है वो है दो चीज़ें, एक तो आपका लॉ एंड ऑर्डर, दूसरी आपकी इकॉनमी जिसके गिर्द सब कुछ घूमता है, तो दोनों चीज़ें नहीं है इस पैक्ट से। यानी सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जिसने ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन जो है 600 बिलियन डॉलर तो मुझे याद है किया, और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम इसको बढ़ा देंगे। तो ये इनके साथ पैक्ट कर लिए थे अमेरिका के साथ जब ट्रम्प साहब आए थे, तो हमें भी कुछ मिलेगा इसमें? मैं आपका इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा एक और चीज वाज़ेह करना चाहता हूँ। ये जो भी 3 मुल्क की इत्तेहाद है ना, दुनिया की निगाह में ये 3 मुल्क की इत्तेहाद जरूर है, लेकिन दर हकीकत ये पाकिस्तान के लिए 4 मुल्क की इत्तेहाद है। वो कैसे? वो इसलिए कि चाइना हमारा भाइयों की तरह माजी से 40 साल 50 साल से हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर में इस तरह है कि जब इंडिया के साथ हमारी जंग हुई थी तो उस तरफ लद्दाख में इंडिया के सरहदों पे चाइना ने भी अपनी फौजें खड़ी कर दी थी। देखिए, हम फाइनेंशियली तौर पे कमजोर जरूर हैं। जंग में सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट काउंट किया जाता है, फर्क देखा जाता है कि उस मुल्क के पास फाइनेंशियल या ऐसे रिसोर्सेज कौन से हैं जिससे जंग वो लंबी लड़ सकता है। हमारे पास वो सोर्सेज की कमी थी, बहादुरी थी, असला था, जंग थी, जज्बा था, जुनून था। फाइनेंशियली तौर पे हम कमजोर थे। अब सऊदीया के साथ हमारे इस ज्वाइंट वेंचर के बाद
वो खला जो है हमारा काफी हद तक पुर होता है। दूसरी बात, अब जो लेटेस्ट जंग के है ना चीजें जंग लड़ने के लिए, वो ड्रोन एक बहुत बड़ा एक हथियार बन के दुनिया में सामने आया हुआ है कि जहां नहीं जा सकते आप वहां ड्रोन आपका काम करता है। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से टर्की का ज्वाइंट वेंचर में आपको इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगी ड्रोन की सूरत में कि इंडिया अब आपकी तरफ आंख उठा के देख भी नहीं सकता। इन तीनों के अलावा चौथा चाइना आपके साथ खड़ा हुआ है, लिहाजा पाकिस्तान की जंग के लिहाज से स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। इसी वजह से आप इंडिया के चैनल रात को देखिए कि कई दिनों से मैं सुन रहा हूं कि वहां वावेला और सफेद मातम बिछा हुआ है इस एग्रीमेंट के बाद कि पाकिस्तान अब बहुत मजबूत हो गया है और पाकिस्तान के साथ इंडिया का जंग करना बड़ा मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन। वहां के एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया जंग करेगा तो पाकिस्तान को कम नुकसान होगा, इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लिहाजा इस इत्तेहाद का ये तो है प्लस पॉइंट। दूसरी बात आपने की है मौशत के लिहाज से कि हमें बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। देखिए सरदस्त फिल फॉर अब चाहे कि अगर कोई बेनिफिट हमें फाइनेंशियली तौर पे नजर आए तो वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब से ही है कि आपने रोल ओवर करवा लिए, अपने लोन्स करवा लिए। दूसरा ये है कि आप पीनट भी नहीं है ना, आटे में नमक के बराबर। आटे की दूसरी बात ये है कि आपके फौजी यहाँ से जाके उनकी फौज को ट्रेन करेंगे तो आपको सैलरी की मद में ट्रेनिंग की सूरत में करोड़ों डॉलर वो भी एक इदारे को चला गया। वो भी ठीक है। बात अब ये है जैसे देखिए जैसे आपने 10 अरब डॉलर मांगा अमेरिका से, जो ही आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन मुल्क की ऐसी होगी कि हंगामी तौर पे 2-4 अरब डॉलर की जरूरत पड़ेगी तो हमारा राइट हैंड ज्वाइंट वेंचर में आया हुआ सऊदी अरब ऐसा होगा कि हम उससे माली इमदाद उधार के तौर पे ले सकेंगे। यानी उधार पूरी लेंगे हम वो उस तरह जी आप उधार ले सकेंगे। बाकी बदमाशी है जगह टैक्स नहीं किया जाएगा आपकी इकोनॉमी। जी हाँ ये इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरी बात अभी 4.5 मिलियन तो ये हुआ ना कि हम फिर सऊदी अरब की हिफाजत करेंगे, हमें क्या मिला उसमें? देखिए हम जब कोई हिफाजत करेंगे तो हम अपने भी बेनिफिट्स देख रहे हैं। अब 4.5 मिलियन लोग इस वक्त पाकिस्तान से सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। हमारे सुनने में बात ये आई है कि उनकी तादाद 8 मिलियन तक बढ़ाने की सऊदीया ने कहा जी हम आपके 40-50 लाख आदमी और लेके आएंगे, ठीक हो गया, जिससे आपके मुल्क में सरमाया एवरेज जो है एनुअली आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज आपका बढ़ जाएगा। साहब हमारा माजी के अंदर भी लड़ाइयां हुई, हम वॉर और टेरर में भी शामिल हुए, उससे पहले हम रशियन वॉर में भी शामिल हुए। बहुत पैसा उस वक्त भी आया, डॉलर की पेटियां भर भर कर आई, लेकिन उस वक्त की खबरें यही हैं कि वो जहाज़ों में से कहीं और चली जाती थी। फिर उस वक्त के जो जर्नैल थे या उनके बच्चे, उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स की बड़ी बड़ी यहाँ कंपनियां बनाई, वो ट्रिकल डाउन होके एक आम आदमी है, एक आम पाकिस्तानी तक वो नहीं पहुंचा। पाकिस्तानियों के पास पहुंचा क्लाशनकोव, पाकिस्तान के जो पहुंची वो मुनशियात पहुंची या अफगानी पहुंच गए सारे, और उसके बाद भी इसी तरह की सिलसिले चलते आ रहे हैं। अब एक नए बड़ी उम्मीदें दिलाई जा रही हैं। एक तो पहली बात है कि आप क्या समझते हैं इकोनॉमिक हमें क्या बूस्ट मिलेगा। दूसरी बात है वो ट्रिकल डाउन होकर एक आम पाकिस्तानी के पास जाएगा जो बेचारा इस वक्त महंगाई की एक चक्की में पिस कर रह गया है, बिलों का एक इतना खौफनाक बोझ है, यूटिलिटी बिल्स का, यानी दुनिया में उस तरह के ट्रेंड्स नहीं है जो पाकिस्तान में है। यानी यहाँ पर स्लैब सिस्टम है और इतने महंगे यूनिट्स हैं और बाकी सब कुछ आपके सामने है। क्या हमारे उस लेवल पर भी कोई तब्दीली आपको नजर आ रही है कि आएगी? सिर्फ उस हद तक कि जो नई मुलाजमतें उन्होंने ऑफर की हैं कि उन मुलाजमतों में जाहिर बात है आम सिविलियन लोग, ये टेक्निकल पर्सनस वो भी जाएंगे। जब पैसे की रेल पे जैसे ही सर्कुलेशन थोड़ी सी बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सोसाइटी में आ जाता है, भले बहुत कम हो, उस हद तक इसका इम्पैक्ट आएगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, आपको 5 अरब डॉलर उन्होंने दे दिया, अब बेसिकली उसको रीशेड्यूल कर दिया, और फ्यूचर में इसी तरह उम्मीद है कि चाइना अगले चंद दिनों में आप देखिएगा 4 से 5 अरब डॉलर आपको वो दे देगा, वो कमी पूरी करने के लिए जो 10 अरब डॉलर आपको यूएसए से नहीं मिला। और इसके अलावा जो चाइना ने तो अपना कर्ज मांग लिया, कहता है हम ना रोल ओवर करें, माफी भी नहीं देंगे। चले मैं पेशगोई किए देता हूँ। मेरे अंदाजे के मुताबिक, शायद गलत भी हो जाए, मेरे अंदाजे के मुताबिक 1 से 1.5 अरब आप वापस करेंगे और कुछ अर्से बाद 4 से 5 अरब डॉलर आपको मिल जाएगा। बड़ी अंदर की खबर दी है वैसे चाइना से, और 5 अरब डॉलर का रोल ओवर करवा चुका है आपको सऊदी अरेबिया। और आपकी जो 10 अरब डॉलर की एक रिक्वेस्ट थी यूएसए से जो कि अभी तक कबूल नहीं हुई थी, ये उसके मुतबादल के तौर पे आप इसे समझ लें। सो अगर ये रोल ओवर हो जाता तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इकोनॉमी पे एक इम्पैक्ट तो अच्छा आ गया ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया। दूसरी बात ये कि जो नई मुलाजमतें मैंने पहले अर्ज किया, और टेक्निकल सपोर्ट, आर्मी सपोर्ट में तनख्वाहों की मद में चले, ज़र मुबादला पाकिस्तान में ज़र मुबादला तो की तो जरूरत है हमें, और ज़र मुबादला की मद में जितने भी पैसे ज्यादा आएंगे वो बेहतर ही है। और जब
एक आपको स्ट्रेंथ मिलती है ना, जब स्ट्रेंथ मिली है इस पैक्ट से, और आपकी मुईशत ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाती है, आप पे ट्रस्ट आना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी दाखिली सूरत हाल हम अगर बेहतर कर लें इस मौके पे, सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त दुनिया को, आपको अपनी दाखिली सूरत हाल, अमन अमान की सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करके लोगों को दिखाएं। और इसका असल फायदा तब होगा जब आप सिर्फ बाहर के साथ जाके हाथ से हाथ मिला के शाना बिशाना बड़े जहाज और तोपें लेके खड़े हैं, वहां तो खड़े ही हैं, अंदर की सूरत हाल को भी कंट्रोल करें, तब आपकी मुआशी सूरत हाल। अच्छा, इसमें भट्ट साहब जहाँ जब हूसी जो थे वो बॉर्डर्स के साथ आए हैं, उन्होंने चांस बना कि जी सऊदी अरब के अंदर वो कार्रवाइयाँ करेंगे, तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ा सख्त मैसेज गया कि जनाब हमारी जो है ना रेड लाइन है, और डेफिनेटली पाकिस्तान जो है हर सूरत में जो है सऊदी अरब की डिफेंस करेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ये जो बात अभी अशरफ साहब ने की कि हमें दाखिली सूरत हाल बेहतर बनाना, हमारे यहाँ पर बड़ा ओपनली गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमारे अंदर जो इस वक्त टेररिज्म हो रही है वो इंडियन स्पॉन्सर्ड है वाया अफगानिस्तान, और बलूचिस्तान को जो डिस्टर्ब किया गया है उसमें इसराइल भी इस वक्त शामिल है, और इसराइल तो चाहता है कि वहाँ तब्दीली आ जाए। तो इस डिफेंस पैक्ट से इंडिया की जो टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान में हो रही है, इसको ख़त्म करने में भी कोई आप समझते हैं कि सऊदी अरब इस तरह की डांट पिलाएगा इंडिया को कि भाई सारा कारोबार खत्म कर देंगे अगर तुम बाज नहीं, अगर पाकिस्तान में जो हम टेररिज्म करा रहे, जैसे पाकिस्तान खुशियों को डरा देता है, क्या वो भी स्टेटमेंट देंगे? देखिए, अभी फिल वक्त तो थोड़ा प्री मैच्योर होगा ये कहना कि आपकी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, लेकिन इसको थोड़ा सा फोर्स ही करें तो उम्मीद कम अज़ कम की जा सकती है, और इस पैक्ट का मकसदियत भी यही है। दूसरा ये डिपेंड करेगा कि ईरान का क्या रवैया रहता है सऊदीया के साथ और तुर्किया के साथ। अगर तो वहाँ पे पाकिस्तान की इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड है जैसे अभी है, और पैक्ट की मकसदियत भी यही है, हुआ भी इस वजह से है कि जी पाकिस्तान को अंदर लाया जाए, इनकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, तो फिर आप उसको एक्सप्लॉइट करके आप कह सकते हैं जी इंडिया को भी रोका जाए, बलूचिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस है। लेकिन अगर मामला सहल हो गए तो फिर जाहिर है लोग प्रेफर करते हैं कारोबार को, पैसे कितने आ रहे हैं, कितनी तिजारत चल रही है। जैसे ही उनको थोड़ा सा लगेगा कि जी इंडिया इराक अगर खुदा ना खास्ता जो है वो कोई आंखें दिखा रहा है, कहीं पे ज़रूरत है, तो वहाँ पर फिर पाकिस्तान को उसके अंदर कहा जाए। दूसरा ये है कि इंडिया और दूसरे जो ममालिक अंदर इसराइल इसके अंदर इन्वॉल्व है, ओपनली तो वो उसके अंदर एडमिट नहीं करते, वो जाहिर अपने हीले बहाने करते हैं, जनाब हम नहीं है, इनकी इंडिजिनस मूवमेंट है। उसके अंदर भी पाकिस्तान को अपनी जो है वो बेहतर एक लॉबिंग करनी चाहिए और यहाँ करना चाहिए, और पाकिस्तानी अफवाज मेरा ख्याल है बड़े दिलाना तरीके से काम कर रही है जिसके अंदर मजीद बेहतरी आ सकती है। ठीक हो गया। यही सवाल आपसे ख्वाहिर साहब, ये जो हमारे यहाँ टेररिज्म हो रही है बलूचिस्तान KPK आपके सामने ही है, और इस वक्त कश्मीर के अंदर भी हम यही कह रहे हैं कि वो इंडिया जो है दरअंदाजी कर रहा है, इसके ऊपर ये जो पैक्ट है क्या इम्पैक्ट है? देखिए जी, मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब इसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगा और इंडिया को कोई शट अप कॉल देगा और इसको कहेगा ये हमारी डिफेंस है, क्योंकि उस पर एक पर हमला सब पर हमला। देखिए ये चीजें अभी हिडन है, ठीक है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास जितने टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं हमें कंफर्मेशन है कि वो सारे ट्रेन इंडिया से है और उनकी जो फंडिंग है वो सारे इंडिया। गवर्नमेंट पाकिस्तान का मौकफ है ना, गवर्नमेंट इसी तरह जब सऊदीज का खौसियों के खिलाफ हो तो गवर्नमेंट पाकिस्तान उनकी सपोर्ट करती है। जिस मुल्क के बारे में आप बात करेंगे वो अपने मुफादात को भी देखता है। इस वक्त पूरी दुनिया में इंडिया की एक्सपोर्ट आईटी में इतनी बड़ी है, अब पूरी दुनिया चल ही आईटी के सर पे रही है, पूरी दुनिया चल ही आईटी के सर पे रही है, और मैं समझता हूं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया आईटी का है जो वो एक्सपोर्ट करता है, तो पूरी दुनिया उस आईटी से फायदा उसी आईटी को हमने आउटस्मार्ट किया जब हमारा फटा पड़ा इंडिया के साथ। देखिए अब ये है कि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ गई है, अब ऑन एयर बात कहना नहीं मैं चाहता कि अब हैकर जो है दुनिया की हर चीजों को हैक करके ले जाता है। तो जो उन्होंने फ्रांस ने कहा था कि जी हमारे पासवर्ड जो है वो हैक हो गए थे, मुराद ये है जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती जाएगी उतनी ही वो खराब भी होती जाएगी। वही लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उनमें से ही वही लोग, आप उनके साथी जो है सॉफ्टवेयर का पासवर्ड लीक आउट कर देते हैं। ये एक आईटी बिजनेस चल रहा है पूरी दुनिया में। तो मैं सऊदीया की तरफ से तो ऐसी कोई तवक्को नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेक है इंडिया के साथ भी उसका कि वो इंडिया को कहे जी फिलहाल फौर बंद कर दें। हाँ, हमें खुद ही इस पे स्टेप उठाना पड़ेगा, जो उठा रहे हैं, जो 10, 20, 30, 40, 50 लाशें उनकी गिरा रहे हैं हम, ये अल्टीमेटली कब तक लड़ते रहेंगे? हमारे लिए भी मुश्किल है कि हम भी उनके साथ अपने फौजियों को भी शहीद करवाते जाए।
वो तो है ही इस जहन्नुम में जाने वाले, उनका मकसद तो यही है। बहरहाल भी कबल वक्त है कि हम कोई ऐसी प्रेडिक्शन या पेशेंट ठीक हो गया। अच्छा साहब, ये अमेरिका हमें पैसे नहीं दे रहा, पहले तो हमसे काम तो बड़े ही है इसमें। हमें निगोशिएशन करना आया कब है? हमने अपनी जितनी मजदूरी उनके लिए की, उसकी उजरत आज तक पूरी वसूल कब की थी? 88 में की थी क्या? मुशर्रफ दौर में की थी क्या? बाद वार ऑन टेररिज्म पे की थी क्या? या अब कर लेंगे? हमें निगोशिएट करना ही नहीं आता। नहीं, क्यों नहीं आता? हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल ये है, असर मजाक वो कहते हैं कि हमारे सरबराहान को चंद अरब से ऊपर की गिनती नहीं आती, ये वो सियासी हलकों में कहते हैं। और इदारा जाती है, अगर देखा जाए माजी के डिक्टेटर को देखा जाए, इंडिविजुअल लेवल पे, जो आपने भी थोड़ी देर पहले फरमाया, इंडिविजुअल लेवल पे कुछ फैमिलीज बहुत ज्यादा फायदा उठा के बाहर चली जाती हैं। सो इसको तो इदारे के तौर पे और हुकूमत के लेवल पे, पार्लियामान के लेवल पे मैं समझता हूँ उस पर बात होनी चाहिए कि अगर जो चीजें आएंगी, देखिए हिडन तो है कुछ नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है और मीडिया पे आप जैसे एंकर बैठे हो जो अवेयरनेस पूरी आवाम को दे रहे हैं और सच को फैला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यही सहाफत है, यही सहाफत की रूह है। और पार्लियामेंट लेवल पे बात होनी चाहिए, इदारों के लेवल पे बात होनी चाहिए कि अगर कोई चीज है तो उनसे मुआहदे, अपनी जो है इकोनॉमी बढ़ाने की मद में तरीकाकार ही होता है। आपने पिक्चर सामने डिफरेंट रखनी होती है ना, इकोनॉमी बढ़ाने की मद में और मद में जो आपने अपनी मुआशरत को बेहतर करना है। आपके सबसे बड़े दो ही तो प्रॉब्लम है इस वक्त, मुआशी तौर पे आप बहुत कमजोर हैं और दाखिली तौर पे आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं। आज पाकिस्तान जैसे रिच विद ब्लेसिंग्स ऑफ द नेचर खित्ते में सिर्फ अमन अमान कायम हो जाए और मुआशी इशारे सही हो जाए, शुरू हो जाए, कोई एक अच्छी पॉलिसी 20 साल हमारी मुआशी पॉलिसी बन जाए और उस पर अमल दरामद हो जाए, तो हमारे लिए और दुनिया में कौन सा मुश्किल काम रह गया? कौन सा हमारे पास इल्म नहीं रह गया है, नहीं है, कौन सा पोटेंशियल नहीं है हमारे पास? ये तो हमारा प्रॉब्लम है। अच्छा बट साहब, ये बताइएगा कि अब डेफिनेटली जंग तो अभी खत्म नहीं हुई ना, अमेरिका की तरफ से ये भी है कि हम किसी वक्त फिर हमला कर सकते हैं, और इसराइल ने भी कहा कि वो सिंगल हैंडेडली अब ईरान को टेक ऑन करेगा, ये बातें भी उनकी तरफ से भी आ रही है। अच्छा चलेगा, हमला हो जाता है ईरान पर दोबारा से और जहाज़ और वो सारी चीज़ें तो फिर इन्हीं मुस्लिम मालिक से उड़ के जाएंगी ना, वो सऊदी अरब हो, फिर अगर कुवैत या चलें आप पूरी तरह नहीं भी आते तो ये तो सारी बेसिस है वहाँ पर। तो अब ईरान जब इन बेसिस पर वापस हमला करेगा तो हमारा तो पैक्ट हुआ हुआ है, हम कहाँ खड़े होंगे? देखिए पैक्ट्स जो है वो बनते भी हैं और टूटते भी हैं। उसके अंदर फिर ये डिपेंडेंस आएगी बात की कि किसने वायलेशन की, इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी उसके अंदर आपका मामला। मैंने तो सिंपली कहा कि अगर ईरान पर हमला होता है जी जी तो डेफिनेटली इन्हीं अड्डों से ना, पहले उधर से ही आ रहा है ना जी। अब इजराइल ने अगर ईरान पर हमला करना है तो उसको यहाँ तो सऊदी अरब की फिजा से गुजर के जाना है जी। या चले आप कह सकते हैं कि चले यार वो थोड़ा सा इराक से होकर गुजर जाएगा, इराक भी कह सकते हैं, लेकिन है तो सारे मुस्लिम ममालिक जी। तो एयर स्पेसिस इन्हीं की इस्तेमाल करके उन्होंने अटैक करना है ना। तो फिर आपने मुआहिदा भी किया, अब ईरान के पास भी रिस्पॉन्ड करने का उसके पास हक है जी। सारी बात है, जब उसके ऊपर मिसाइल आएगा तो उसने जवाब देना है। यहाँ हमने सारा डिफेंस पैक्ट कर लिया है, हम कहाँ खड़े होंगे उस वक्त? देखिए वही बात आएगी, प्रैक्टिकलिटी क्या है। हम उसको लफ्ज़ों की हद तक क्रिटिसाइज करते हैं, हम लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, हम क्या करते हैं? फिर ये है कि पाकिस्तान जो है उसका रोल जो आपने भी खड़ा किया है उसके अंदर ईरान भी ये देखता है कि जनाब एक नेगोशिएटर के तौर पर, एक मीडिएटर के तौर पर मामला आएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ईरान के ऊपर जो है चढ़ दौड़ेगा और वो उस तरह से एक प्रैक्टिकली वो एक वॉर शुरू हो जाएगी बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। उसके अंदर आप लफ्ज़ों की जंग से, उसके अंदर आप क्रिटिसिज्म से, फिर ये भी देखना पड़ेगा कि आप पहले ये देखेंगे कि इनिशिएट किसने किया है। आप क्या खुद कह रहे हैं कि जनाब अगर अटैक आते हैं उन्हीं अड्डों की तरफ से जो सऊदीया में है, जो तुर्किया में है, जो कुवैत में है, या दूसरे जो लोग इस पैक्ट के अंदर शामिल होते हैं, तो जाहिर है पाकिस्तान उसके अंदर फिर उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसके अंदर से बैकआउट भी कर सकते हैं कि ये वायलेशन अगर आपकी तरफ से हो रही है तो उसके अंदर तो फिर शर्त ये है वो मुसवदा सामने आएगा, उसके अंदर भी चीज़ें इंटरप्रिटेशन वो कानूनी। अच्छा ये जो अहम मसला है, आपने डिफेंस पैक्ट कर लिया और ऐसे ममालिक ने किया है जहां पर पहले अमेरिका के अड्डे हैं, तो ये डिफेंस पैक्ट उन अमेरिका के अड्डों को खत्म करने में कोई रोल प्ले कर सकता है? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वही बात आएगी, पता लगेगा तगड़ा कौन है। अगर ईरान ने फिलहाल अपनी पोजीशन को मजबूत किया, अगर इसी की कंटिन्यू रहती है और उनको पता चल जाता है कि इसी पैक्ट की तरफ आपने जाना है जिसके अंदर सर्वाइवल है, तो अमेरिका के साथ आपसे ही सवाल, अब ये पैक्ट बन चुका है और ममालिक भी आ सकते हैं, क्या इन ममालिक को अब अमेरिका की छतरी की कोई जरूरत है? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि वो बेवकूफ़ कंट्रीज होंगी जो अमेरिका की छतरी के नीचे रह के अपने आप को डिफेंस में अपनी कंट्रीज को बचाना चाहते होंगे। कोई ज़रूरत नहीं है। अरबों खरबों डॉलर सालाना वो खर्च कर रहे हैं और इस MOU को साइन करने का मकसद भी
मैं समझता हूँ कि वो खुद अमेरिका की छतरी से निकलना चाहते हैं और उनको भी पता लग गया है कि जो बेसिस अपनी नहीं बचा सका, जिसने अपने फौजी भी मरवा लिए, वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से करेगा। ईरान ने कोई बेस छोड़ी है, मुझे बताइए अरब में कंट्रीज में जो अमेरिका की बेस उसने नहीं उड़ाई। ब्लैकआउट था, सोशल मीडिया ने जो चीजें दिखाई हैं वो भी मुकम्मल नहीं है, 1% भी नहीं है जो चीजें दिखाई हैं। जो ईरान ने इन बेसिस के ऊपर जो हमले किए हैं उसका रिजल्ट जो है अभी तक कोई भी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी दिखा नहीं सका। लिहाजा मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो ईरान ही निकल जाएगा उससे, या 1% रखेगा, 99% भी बैकआउट कर जाएगा। तो इनका ये एमओयू साइन करने का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब उनको यहां से इतनी प्रोडक्शन, देखिए अमेरिकन उनको इतनी ट्रेनिंग नहीं दे रहे जितनी पाकिस्तान सऊदी फौज को ट्रेनिंग देगा, या ड्रोन की टेक्नोलॉजी टर्की उनको इतनी ब्रीफिंग देगा। तो मैं समझता हूं कि वो 100% वहां से निकल जाएंगे अमेरिकन से, और वो इसी को ठीक हो गया। अशरफ साहब, आपके यही सवाल थ्रू कर रहा हूँ, अमेरिका कैसे फिर उसके निकलना पड़ेगा इस रीजन से? नहीं, मैं थोड़ा सा इसको और तरह से देखता हूँ। इस पैक्ट के से दो पैगाम जाएंगे। ये पैक्ट जिस संजीदा लेवल पे जिन 3 बड़े ममालिक, टर्की की आप इंटरनेशनल वैल्यू देख लें और पाकिस्तान की इंटरनेशनल वैल्यू, फौजी ताकत और इस रिसेंट लड़ाई में पाकिस्तान का किरदार, ये दोनों चीजें देखें तो फिर सऊदी अरब का इन दोनों को इन्वाइट करना अपने पास, सऊदी अरब में बुलाना और ये मुआहिदा साइन करना, ये एक पैगाम है ईरान को भी और बाकी दुनिया के लिए भी। और मुझे लगता है अगर मैं बहुत मुस्बत होकर सोचूं तो सऊदी अरब की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी अमेरिका के लिए, पहले नंबर पे। और इसके साथ एक खामोश पैगाम यह है कि भाई अगर कोई और जमीन इस्तेमाल होती है तो अमेरिका में के जो बाकी बचे कचे असासे बाकी सऊदी अरब में मौजूद हैं, ईरान उन पे हमलावर नहीं हो सकता। ये एक तरह की तंबीह भी है कि बाकी लोग हमारे साथ खड़े हैं। सो मैं बहुत मुस्बत रहते हुए अगर मैं सोचूं तो मैं इस तरह से देखता हूं कि सऊदी अरब की जमीन खुद से, जो मेरे दोनों मुअज़्ज़ज़ साथियों ने अभी इसी उम्मीद के साथ बात की कि सऊदी की जमीन शायद अब इस्तेमाल नहीं होगी ईरान के खिलाफ, और किसी और की मद में ईरान सऊदी के ऊपर, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, हमला नहीं करेगा इस पैक्ट के नतीजे में या इसकी ताकत, इसके सहारे के नतीजे में। मैं इसे इस तरह से देखता हूँ। रहा मसला अमेरिका का, मैं ख्वाजा साहब की बात से एग्री करता हूँ, भट्ट साहब ने भी वही बात फरमाई कि गुंजाइश अमेरिका की कमजोरी से निकली तो ये पैक्ट आया ना, उन बेचारों को कुट्टी इतनी पड़ गई उस खित्ते को, उन्हें ऑल्टरनेटिव रास्ते सोचने पे मजबूर हो गए। अब रशिया या चाइना या बाकी ताकतें अभी दुनिया में उस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ओपनली इन्वॉल्व नहीं है। ठीक हो गया। तो ये लोग यहाँ पैक्ट लेके आए। एक बहुत बड़ा तजाद है, हमारी जो क़यादत है वो इंटरनेशनल, अगर आप सिनेरियो में देखो या उस लेवल पर देखो तो बड़ी कामयाब नज़र आती है, हर तरफ कामयाबी के झंडे। और मुल्क में देखो तो वज़ीर दाखिला कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम नाकाम हो चुका है, ये डिलीवर नहीं कर पा रहा। एक तरफ इतनी कामयाबी, एक तरफ इतनी नाकामी, ये क्या है? देखिए जाहिर है एक क़यादत एक ही है, नहीं क़यादत ठीक है, लेकिन 2 मुख्तलिफ पहलू है ना। आपका एक एरिया स्ट्रॉन्ग है, दूसरे में आपको वहाँ से बेनिफिट ड्रॉ करके लेके आने, और ये सोच जो है वो, इसको जब तक आप प्रैक्टिकलिटी में नहीं लाएंगे उसका फ़ायदा नहीं होगा। 10 अरब डॉलर की जो बात है वो इसी पिराए में थी कि कुछ हमें इसके अंदर जो गुंजाइश मिले। जाहिर है अमेरिका उसके अंदर भी चाहता है कि अभी मुझे मज़ीद इस्तेमाल करना है, इनको भी एकदम से दे दिया, इनके हालात अच्छे हो जाएंगे, शायद वो कंप्रोमाइज़ ना करें, उस टाइम मेरी बात ना माने। फिर वो IMF का भी मसला है कि जब आपका 10 अरब डॉलर आता है तो आपको उसके ऊपर इन्हिसार आपका कम होता है। तो ये चीज़ें हैं जिसको भी थोड़ा वेट एंड सी किया जा रहा है। और जाहिर है अगर आप जो सवाल है आपका कि जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आए, गवर्नमेंट उसके अंदर एक गामजन तो है, लेकिन जाहिर है जब तक आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, जब तक आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं होगी, सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि हमने एक अच्छा, यहाँ पर भट्ट साहब आप तो लॉ के भी हैं, तो बड़ी बातें छिड़ चुकी हैं सदारती निज़ाम की या नए सूबों की। तो अब जितनी कामयाबियाँ जिन लोगों को मिल रही हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही, लेकिन आपको पता है हमारी अस्करी क़यादत भी है, तो कुछ लोग कह रहे हैं इनको इंटरनल जिम्मेदारियां भी दे देनी चाहिए। देखिए मैं ज़ाती तौर पे मज़ीद यूनिट या जिसे आप मज़ीद सूबे कहते हैं उसके मैं हक़ में हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो है वो उसमें नहीं चला। उसके कई फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मैं पॉलिटिशियंस को भी ये समझता हूँ कि उन्होंने इसके अंदर। अयूब साहब आप इस पर क्या कहते हैं? कोई टाइम थोड़ा सा है। गुजारिश ये है, मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब का इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन पीएम साहब का पॉलिटिक्स पाकिस्तान में उनकी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई भी है। उसकी वजह ये है कि वो आवाम की वेवर से सिलेक्ट होकर नहीं आए हुए। 47 की हुकूमत है,
तो उनको वो रिस्पांस आवाम से तो नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली एक पार्टी को आप बैन कर देंगे तो उससे मोहब्बत, मैं समझता हूँ उसका वोट जीरो से हीरो हो गया है। ये इनकी फेलियर की निशानी है और गलत पॉलिसी है कि ये अवाम को अभी तक जज नहीं कर पा रहे, यहाँ अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और ये कहते हैं कि जी हम हर दफा अवाम को दबा के। अब यूथ जो है ना वो बड़ी पढ़ लिख गई है और बड़ी मजबूत और बड़े जज्बे वाली हो गई हुई है। इसके अल्टीमेट मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे ही कोई कारनामे अंजाम देते रहे पॉलिटिशियन या एजेंसीज या इलेक्शन कमीशन, तो अल्टीमेटली नुकसान तो फिर मुल्क को ही होगा। अशरफ साहब आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? मैं इसे थोड़ा डिफरेंट पैराए में देखता हूँ। मोहसिन नकवी साहब का बयान किसी पार्लिमानी हुकूमत का बयान नहीं था, वो जिनके स्पोक्स पर्सन हैं आप सबको पता है। नहीं, कैबिनेट के वो वजीर हैं तो कैबिनेट के स्पोक्स पर्सन होना चाहिए ना। कानून ये कहता है कि कबीना की इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि कबीना बेचारी खुद मजबूर है और कुछ लोगों को कट टू साइज करने के लिए एक स्टेटमेंट दी गई थी। ना कोई नए सूबे बनने जा रहे हैं, अगर नए सूबे बनने होते तो ये पार्लियामान से आवाज उठती, ये आवाज किसी पार्लिमानी जमात से उठती। क्या तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट है, क्या नून लीग की स्टेटमेंट है, क्या पीटीए की स्टेटमेंट है, क्या काफली की स्टेटमेंट है, जेयूआईएफ की स्टेटमेंट है? ये 4-5 बड़ी पार्टीज में गिना दी है। नहीं, यहाँ पर जो बाज़गश्त आ रही है ना, इसमें पार्लिमानी निज़ाम की तो बात ही नहीं है। थोड़ा सा जो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है वो है मिस्र का निज़ाम। लोगों को सिर्फ जिसमें एक वर्दी में वहाँ पे सदर है, पार्लिमान भी मौजूद है और बाकी सारा सिस्टम भी मौजूद है और सूबे 25 हैं। जी, कुछ लोगों को सिर्फ उनका आईना दिखाने या डराने के लिए स्टेटमेंट दी गई। बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत में रखे। अपने मेज़बान एहसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।